स्टूडेंट्स, आज केमिकल थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 16 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये टॉपिक लिया था। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का जो टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमने एक 15A एंड 15B ऐसे दो लेक्चर में डिवाइड हुआ है, ठीक है। देन आज का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। सो थर्मोकेमिस्ट्री जो है दैट डील्स विद द एंथैल्पी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री किससे डील करता है? एंथैल्पी चेंजेस इन द केमिकल रिएक्शन। एंड एंथैल्पी चेंजेस इज नथिंग बट द हीट चेंजेस, एंड हीट चेंजेस इज नथिंग बट द हीट, whether it may be a heat absorb or heat release during the chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे एक तो हीट एब्सॉर्ब होगी या फिर हीट रिलीज होगी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एंड दैट एंथैल्पी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड अंडर द थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में हम एंथैल्पी के चेंजेस स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के। मतलब केमिकल रिएक्शन टाइप में जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं, whether it may be a heat absorb or heat release, that study under the thermochemistry। उसको कहाँ पे स्टडी किया था? थर्मोकेमिस्ट्री में। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री डील्स विथ एंथैल्पी चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी के चेंजेस होते हैं वो हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? थर्मोकेमिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द एंथैल्पी ऑफ chemical reaction is very important। so enthalpy of chemical reaction is denoted by delta RH। ठीक है, उसमें हम R फॉर रिएक्शन के लिए लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और वो भी कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन। सो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको स्टडी करना है। इसके लिए आपको एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। बट बिफोर दैट आपको एक जनरल रिएक्शन दी है। सो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन डिनोटेड बाय डेल्टा RH, एंड वी हैव टू कंसिडर द रिएक्शन दैट इज small a, that is the coefficient or number of moles। okay, so देखो यहाँ पे रिएक्शन जो है that is AA plus small b and capital B, it gives a CC plus DD। okay, तो ये जो है इट्स अ स्मॉल सी और इसका कोएफिशिएंट स्मॉल सी कोएफिशिएंट एंड कैपिटल सी ये प्रोडक्ट है। देन उसके बाद एंथैल्पी चेंज हमें इस रिएक्शन के निकालना है। सो एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज गिवन बाय, हम इसको इस एंथैल्पी चेंज जो है इस रिएक्शन का इज क्या है? इसका एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज व्हाट? is denoted by enthalpy delta HR, that is the enthalpy of reaction, and enthalpy of this reaction is nothing but the summation, it's a summation of enthalpies of product minus summation of enthalpies of reactant। मतलब हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट है रिएक्शन की उसकी हर एक की एंथैल्पी लेंगे। मतलब पहले लेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट C प्लस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट D, एंड एज वेल एज उसके सामने जो कोएफिशिएंट हमने लिखी है स्मॉल लेटर्स में, दैट एक्ट एज अ मोल। जैसे C प्रोडक्ट का मोल स्मॉल c है, D इस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट मतलब नंबर ऑफ मोल स्मॉल d है, तो इसलिए इसके सामने हमें उनके एंथैल्पी के वैल्यू को उनके कोएफिशिएंट से मतलब नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करना है। एंड ये जो C और स्मॉल d है वो क्या है? कोएफिशिएंट भी है, और ये कोएफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स ऑफ द और अमाउंट ऑफ द C, एंड D रिप्रेजेंट द अमाउंट्स ऑफ और मोल्स ऑफ D। ठीक है, मतलब हमारे रिएक्शन में स्मॉल c इतना अमाउंट का प्रोडक्ट C बना है। ठीक है, तो ये जो नंबर है कोएफिशिएंट वो हमें मल्टीप्लिकेशन में लेना है। सो स्मॉल c इंटू एंथैल्पी ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट C प्लस स्मॉल d इंटू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट D और C क्या है? ये स्मॉल c और D जो है इट्स अ कोएफिशिएंट जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उस प्रोडक्ट की अमाउंट इन मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। C मोल्स ऑफ C, D मोल्स ऑफ D ऐसे। और ये यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट हो गए, तो ये इनकी दोनों की सम, ठीक है, इन दोनों की सम मतलब प्रोडक्ट के एंथैल्पीज की सम माइनस रिएक्टेंट के एंथैल्पी की सम। इसके सामने A का कोएफिशिएंट A, एंथैल्पी ऑफ कैपिटल A प्लस दूसरा भी रिएक्टेंट है तो कोएफिशिएंट B एंड एंथैल्पी ऑफ B, इन दोनों की सम। मतलब एक साइड में हम प्रोडक्ट की एंथैल्पी की सम लेंगे माइनस
दूसरे साइड में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की सम लेंगे। मतलब एक साइड में प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस दूसरी साइड में रिएक्टेंट की एंथैल्पी, एंड दैट HA HB ऐसी जो है इट इज़ अ मोलर एंथैल्पीज। ठीक है, मतलब जो हमने रिएक्शन में लिया है HA HB HC HD आर द मोलर एंथैल्पीज। वो क्या है? मोलर एंथैल्पीज है। किसकी मोलर एंथैल्पीज है? कौन से सब्सटेंस की एंथैल्पीज है? ए सब्सटेंस, बी सब्सटेंस, सी सब्सटेंस, डी सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली, इनकी एंथैल्पीज है। मतलब ए और बी ये दो रिएक्टेंट है और सी और डी ये दो प्रोडक्ट, इनकी एंथैल्पीज है। और कौन सी एंथैल्पीज है? मोलर एंथैल्पीज है। ओके नाउ अब इतना सब कुछ लिखने की बजाय हम इसको और शॉर्टकट में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की एंथैल्पी की सम ली है, ठीक है, तो उसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास तो दो से ज़्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन जनरल टर्म में उसको अगर रिप्रेजेंट करना है इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूले को, तो हम हर एक का सम ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? समेशन। समेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एंथैल्पी की सम आ जाएगी, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, और उसमें सी भी आएगा, डी, मतलब ये पूरी टर्म जो है वो पूरी टर्म इसमें आ गई, मतलब समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस। अब यहाँ पे रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट भी दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनके जगह पे हम जनरल टर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे? समेशन। समेशन मतलब सबकी सम, जितने भी रिएक्टेंट है उनके एंथैल्पी की सम। ठीक है, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, इसमें सभी रिएक्टेंट की सम आ जाएगी और इसमें सभी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इसी इक्वेशन को हमें डेफिनेशन के तरह से लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन के टर्म में हमें लिखना है। तो देखो इसमें देखो, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, अब इस तरीके से देख लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactant, मतलब sum of enthalpies of product and sum of enthalpies of reactant with each substance in a definite physical state। उसमें हर एक सब्सटेंस जो है वो डिफाइनाइट फिजिकल स्टेट में है, एंड देयर अमाउंट और मोल बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय कोएफिशिएंट, और हर एक का जो कोएफिशिएंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी अमाउंट उस बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे ए, इसकी अमाउंट स्मॉल है, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी और डी स्मॉल डी, ये कोएफिशिएंट भी है और एज वेल एज उसकी अमाउंट भी वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस, किसका डिफरेंस है? प्रोडक्ट के एंथैल्पीज का और रिएक्टेंट के एंथैल्पीज का डिफरेंस है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द समेशन ऑफ, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, that of enthalpies of reactant and each substance, उस reaction का each substance in a definite physical state and their amount or moles are represented by the coefficient in the balanced chemical equation, and that is the definition for the enthalpy of reaction. So एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। So enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactant with each substance in a definite physical state and their amount or mole being represented by the coefficient in the balance equation of the reaction। तो ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको फॉर्मूला से भी उसको एक्सप्लेन कर दिया और आपको बाय राइटिंग से भी वहाँ पे लिख के दिया कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पीज ऑफ product and that of reactant and with each substance in a definite physical state and their amount or number of moles is represented by the coefficient in the balanced chemical equation। ये कौन सा इक्वेशन है? इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहाँ पे सभी बैलेंस है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हमें स्टडी करना है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक reaction। So exothermic and endothermic reaction, exothermic and endothermic reaction।
ठीक है। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें स्टडी करना है। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक हमें रिएक्शन स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन को ही बताना है कि वो एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, इससे हमें पता चल सकता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, ठीक है। मतलब और वो भी किसके ऊपर डिपेंड, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द summation is a difference between the summation of enthalpies of product माइनस मतलब डिफरेंस बिटवीन द समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड दैट ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ये है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इससे हमें ये डिसाइड करना है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी उससे हमें डिसाइड करना है कि वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो देखो मतलब हमें एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो है, सो enthalpies of reaction is nothing but the enthalpies of product minus enthalpies of reactant। यहाँ पे देखो, so enthalpy of reaction is nothing but the difference between the enthalpies summation of enthalpies of product and summation of enthalpies of reactant। इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कि उनकी सम और यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट की उनकी एंथैल्पी की सम अगर करेंगे, उनका माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसके वैल्यू से मतलब समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट और समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, इसके हेल्प से हम बता सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक या फिर इट्स एक्सोथर्मिक। मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो हम बता सकते हैं। नाउ देखो यहाँ पे, अगर इन केस summation of enthalpies of product is greater than summation of enthalpies of reactant। शॉर्ट लिखती हूँ, summation of enthalpies of product greater than the summation of enthalpies of reactant, then what happen, अगर enthalpies of product अगर ग्रेटर है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। अगर एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सपोज हमने कंसिडर भी किया एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है, सपोज अगर प्रोडक्ट की वैल्यू सपोज 10 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो 10 - 5 मतलब आपको आंसर 5 मिलेगा। और बड़े इसका साइन तो यही है, तो इसका आंसर 5 मिलेगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या कि अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। और पॉजिटिव वैल्यू इसका मतलब इट एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, वो क्या करेगा, रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। इट एब्सॉर्ब्स द एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। इट एब्सॉर्ब्स एनर्जी, और वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा मतलब रिएक्शन कौन सी रहेगी, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसे रहेगी, सिंस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि जब कोई रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और हमने किससे डिसाइड किया कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है और रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, ठीक है। और ये कब होगा, जब एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर रहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट हमने 10 लिया और रिएक्टर अगर हमने 5 लिया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट की वैल्यू ग्रेटर है, सपोज इसकी ग्रेटर वैल्यू मतलब 10 है और इसकी कम है मतलब 5 लिए, और 10 - 5 किया तो आपका आंसर 5 मिलेगा जो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में आएगी। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है पर इसका मतलब इस रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी क्या होती है, एब्सॉर्ब की जाती है। और जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है वो रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये एक कंसेप्ट हो गया। इसका दूसरा कंसेप्ट कैसा है कि दूसरा मतलब इसका अदर पार्ट, अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को बोलेंगे एग्जैक्टली अपोजिट, जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन है समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। आपको साइन प्रॉपर निकालना है। एंथैल्पी ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर लेस है, सपोज लेस है मतलब ये 5 है और ये ग्रेटर है मतलब ये 10 है, और 5 - 10 अगर हमने किया इनकेस तो हमें आंसर कितना मिलेगा,
5, बट बड़े इसका साइन माइनस है, 10 का साइन तो इसके सामने भी माइनस, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। और जहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव होता है तो इट रिलीज एनर्जी, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन वो क्या करता है, इट रिलीज एनर्जी, वो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, इट्स रिलीज एनर्जी। और जो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ एक्सोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन कैसी रहेगी, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि जिस रिएक्शन में हीट को रिलीज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक, और जिसमें एब्सॉर्ब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो आपको याद रखना है एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे हीट रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सोथर्मिक है। एंडो मतलब डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा रही तो पॉजिटिव, प्रोडक्ट की वैल्यू कम रही तो निगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एंडोथर्मिक, निगेटिव वैल्यू मतलब एक्सोथर्मिक। ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है N2 गैशियस प्लस O2 गैशियस। जब हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को जब कंबाइन करते हैं तो इट फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस करें तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो नाइट्रोजन का 2 नंबर तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन है, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, नाइट्रोजन के लिए भी है और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है। बट नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और इस साइड में भी 2 हो गया, बैलेंस हो गया। बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 टू द 4, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है, N के लिए भी एंड O के लिए भी। तो यहाँ पे 2 टू द 4 हो गए, मतलब यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा जिससे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, एंड आई होप आपको बैलेंसिंग तो अच्छे से आता ही होगा। ठीक है, सो N2 + O2 इट गिव्स अ ट्वाइस NO2 एंड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इज 66.4 किलो जूल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है, इस रिएक्शन के एंथैल्पी की वैल्यू 66.4 है। अब इसके सामने साइन नहीं दिया, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव है, और जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो रिएक्शन कैसी होती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और दूसरा एग्जांपल दिया आपको, टॉइस KClO3 दैट इज कॉल्ड हाइपो ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, सॉरी इट्स अ पोटेशियम ऑक्सीक्लोराइड, टॉइस KClO3। ठीक है, और इसको अगर हमने डिकम्पोज किया तो इट ब्रेक डाउन इनटू मॉलिक्यूल, दैट फर्स्ट वन इज द टॉइस KCl, ये सेपरेट हो जाएगा, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, प्लस ये है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 3 ज़ा 6। तो जनरली ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ O2 रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे भी इन रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि हमें इनकी स्टेट, फिजिकल स्टेट लिखना कंपलसरी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, और थर्मोकेमिकल रिएक्शन की स्पेशलिटी होती है कि उसकी स्टेट लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे इसकी स्टेट सॉलिड, इसकी स्टेट जो है वो गैशियस है, और इसकी एंथैल्पी उसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जगह है, लिख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हाउ मच इट इज़, एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इट इज़ अ -78 किलो जूल। और यहाँ पे -78 है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि वैल्यू किस में है, निगेटिव में, -78 है। और -78 मतलब क्या, कि वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है, बिकॉज वहाँ पे हीट रिलीज हुई। नेगेटिव साइन इंडिकेट की हीट रिलीज होना, पॉजिटिव साइन इंडिकेट इट एब्सॉर्ब्स द हीट। तो ये हो गए उनके एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इट्स अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें स्टडी करना है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें सिंपल एक टर्म है कि जब कोई स्टैंडर्ड वर्ड आता है तो स्टैंडर्ड वर्ड के लिए हमें वहाँ पे लिखना होता है ΔH0। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, अब पूरा स्टैंडर्ड नहीं लिखा मैंने, शॉर्टकट। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी
of reaction. It is denoted by delta HR. It is a simple enthalpy of reaction. और जब कभी स्टैंडर्ड वर्ड आता है तो उसके ऊपर हम पावर में 0 लिखते हैं, एंड दैट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. सो ये टर्म कब यूज़ की जाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये टर्म कब यूज़ की जाती है, जब कोई हमें रिएक्शन को कंपेयर करना होता है. ठीक है, जब हम रिएक्शन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. जब रिएक्शन को हम कंपेयर करेंगे दो रिएक्शन को, तब दोनों डिफरेंट रिएक्शन को कंपेयर करने के लिए हमें उनको एक सिमिलर कंडीशन में लाना पड़ता है. ठीक है, जब हमें टू कंपेयर द एंथैल्पी चेंज ऑफ डिफरेंट रिएक्शन. अगर डिफरेंट रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कंपेयर करना है, दो अलग अलग रिएक्शन है और उनके एंथैल्पी के चेंज को हमें कंपेयर करना है, तो दे हैव टू बी रिपोर्टेड अंडर सिमिलर सेट ऑफ कंडीशन. उनको हमें एक ही कंडीशन में लाना पड़ेगा, तब जाके हम उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं. मतलब कोई भी दो रिएक्शन के एंथैल्पीज़ को, दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को अगर कंपेयर करना है, तो दैट मस्ट बी इन अ सेम सेट ऑफ कंडीशन. वो किस में होनी चाहिए, सम एक ही या फिर सिमिलर सेट ऑफ कंडीशन में होना ज़रूरी है. अगर नहीं तो हमें उसका कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं. और इसीलिए हम ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टर्म यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से दोनों रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड सेट में, तो उनके एंथैल्पी चेंज को कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी है. ओके, अब देखो थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड सेट एग्जैक्टली क्या है. अब थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड सेट क्या है, ठीक है, हमें क्या देखना है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड सेट. मतलब थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड स्टेट बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स में. ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट इन थर्मोडायनामिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट कब आएगी, कब बोलेगी कि वो ये स्टैंडर्ड स्टेट में. अब जनरली केमिकल रिएक्शन में आप सब्सटेंस ही लेते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस की जो स्टैंडर्ड स्टेट जो होती है इज़ द फॉर्म in which the substance is more stable at pressure of 1 bar at temperature 298 Kelvin. ठीक है, सब्सटेंस जो होता है जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है, सब्सटेंस जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है. हम सब्सटेंस का ऐसा फॉर्म लेते हैं कि उसमें वो मोस्ट स्टेबल होता है और वो उसका प्रेशर 1 बार होता है एंड उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन इतना होता है. ठीक है, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी होती है, सब्सटेंस की, सब्सटेंस का ऐसा फॉर्म लेते हैं हम. मतलब थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज़ नथिंग बट द सब्सटेंस इस फॉर्म में होता है कि उस फॉर्म में उसकी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है उसकी, और उसका प्रेशर 1 बार होता है और उसका टेम्परेचर 298 केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है. ठीक है, और अगर कोई सब्सटेंस स्टेबल है, उसका प्रेशर 1 बार है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन है, तब हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में है. अगर कोई स्पीसीज़ रिएक्शन में सॉल्यूशन के फॉर्म में, हम बहुत सारे रिएक्शन में सॉल्यूशन लेते हैं, तो सॉल्यूशन अगर है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए. अगर रिएक्शन के टाइम में कोई सॉल्यूशन इन्वॉल्व हो रहा है तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना होना चाहिए, 1 मोलर. ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में कितना होना चाहिए, 1 मोलर. अगर 1 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन है तो वो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड स्टेट में है, ऐसा कंसिडर करते हैं. और जब रिएक्शन के सारे सब्सटेंस स्टैंडर्ड स्टेट में है तो वो रिएक्शन पूरी कंप्लीट रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में रहेगी, वो थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट शो करेगी और उस टाइम पे उसकी एंथैल्पी चेंज कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो देखो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, standard state of certain elements and compound are standard states of certain elements and compounds are H2 gaseous. मतलब कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो स्टैंडर्ड स्टेट में जब होते हैं तब कौन से स्टेट में, जैसे हाइड्रोजन अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या कि हाइड्रोजन इस सब्सटेंस का एट प्रेशर 1 बार रहेगा, उसका टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रहेगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, तब हाइड्रोजन आपको गैसियस स्टेट में मिलेगी. मर्क्यूरी गैसियस स्टेट में रहती है, सोडियम सॉलिड स्टेट में रहता है, कार्बन ग्रेफाइट वो भी ग्रेफाइट फॉर्म में रहता है, कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में, इथेनॉल आपको ऑलवेज स्टैंडर्ड स्टेट में लिक्विड में मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपको स्टैंडर्ड स्टेट में सॉलिड में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसियस फॉर्म में मिलेगी, इथेनॉल लिक्विड डबल दिया ये. ठीक है, वाटर लिक्विड, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ये भी डबल हो गया,
CO2 गैस रेफर्स टू द 1 बार एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये सारे सब्सटेंस कौन से टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन, एंड प्रेशर उसका 1 बार आएगा। कोई सोल्यूशन तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन दिए। डेफिनेशन सेम ही है, जैसे हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज की रिएक्शन निकाली वैसे इसकी भी है, बस यहाँ पे वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का था, यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो सिर्फ इतना है कि सेम रिएक्शन रहेगी, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस इतना है कि यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो सारे स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे। तो देखो डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the reaction when the reactant and product involved are in the standard state। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या है, एक एंथैल्पी चेंज है जो कब अकम्पाइंड होता है, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तब वो एंथैल्पी चेंज जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट डिनोटेड बाय डेल्टा RH0। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज मतलब क्या, standard enthalpy change of the reaction is the enthalpy change accompanying the reaction when the reaction and product are in the standard state। मतलब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रिएक्शन मिलेगी उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज इट्स वेरी वेरी ईजी। सो थैंक यू।